स्पोर्ट्स के तज्जिएकार सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अवैस आप बताइएगा कि ये AI एनिमेटेड जो आप दिखाई दे रही है एनिमेशन कैसी लग रही है आपको? देखिए, अपना अगर आप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो आपको पता है कि एक ख्वाब है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट इतने अरसे के बाद आना। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो एक हक था, आईसीसी ने बहुत अरसे पाकिस्तान से दूर भी रखा है। आपको पता है जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही थी बहुत से मामला चल रहे थे कि होगी नहीं होगी, क्या होगा, इंडिया आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बेस्ट पॉसिबल था जो पाकिस्तान कर सकता था। कहीं ना कहीं शायद हमें भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि इंडिया की उस मार्केट में स्टेक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बेस्ट चीज थी जो पाकिस्तान ने किया है। और जितने कम टाइम के अंदर स्टेडियम्स ने रेनोवेट किए थे, मुझे याद है कि मैं आईसीसी के चेयरमैन को भी उस दिन सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड ही है जितने कम टाइम के ऊपर। कहते हैं हमें यकीन नहीं था कि इतने कम टाइम के ऊपर स्टेडियम्स उनसे रेनोवेट होंगे। मैं जरूर इसमें हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा जो मजदूर थे खास करके, जिन्होंने पूरा दिन रात लगा के इन स्टेडियम्स को जो उनसे वो तामीर किया। हमारा जो ख्वाब था उसको पूरा किया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, मुझे पता है पाकिस्तान टीम, मैंने कहा ना कि तनकीद आप कर नहीं सकते क्योंकि इनका पता कोई नहीं होता। ये ऐसा आपको बाउंस बैक जवाब देते हैं कि आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो कि यार अगले दिन क्या करें। स्क्वाड में मुझे पता है कुछ तब्दीली जरूर की गई थी, डिस्टर्बेंस आपको स्क्वाड में नजर आती है, लेकिन यही टीम इसी को बैकअप करना है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, अगर मैं बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं न्यूजीलैंड के खिलाफ एज सच को अच्छा नहीं, इंप्रेसिव। अल्लाह करे कि उस ट्रैक रिकॉर्ड को आज हम चेंज करें। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी मैचेस खेले तो आपको आइडिया है, उनको भी हमारा आइडिया है, उनको आपको भी उनका आइडिया कि उनकी टीम किस तरीके से आपके खिलाफ खेलेगी और इस विकेट के ऊपर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरा कंसर्न आज भी थोड़ा सा आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर स्पिन बॉलिंग का, क्योंकि पाकिस्तान का जो इशू रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर वो है विकेट टेकिंग एबिलिटी का। आपके स्पिनर्स के वहां पर डोमिनेट नहीं करते, आपके जो बॉलर्स हैं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए थे यहाँ पर। लेकिन जो स्क्वाड आपको लग रहा है कि खुशदिल शाह और आगा सलमान पे ज्यादा हम रिलाई करेंगे, दैट मींस कि आपके जो अटैक बॉलर्स हैं, जो हंट इन पेयर्स की बात होती है, उन पे बहुत ज्यादा दारोमदार होगा कि वो पाकिस्तान को किस तरीके का ब्रेक थ्रू देते हैं। क्योंकि केन विलियमसन की बात कर लें, आप मिचेल की बात कर लें, केन विलियमसन स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छे टाइम पे मैं कहता हूं वो वापस फॉर्म के अंदर आपको नजर आए जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया। यहाँ पर मिचेल की बात करें, उनको भी जिस तरीके से स्कोर हो रहा था। और पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं वो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है। यहाँ पर 5.5-6 की एवरेज से स्कोर होता है। ये तो विकेट्स ही टोटल बेल्टर है। पाकिस्तान को जेन में टॉस बड़ा मैटर करेगा क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा। टॉस पर हम अभी आते हैं, जरा सलीम खालिक साहब की भी टेक लेते हैं। सलीम खालिक साहब, 29 साल के बाद हम होस्ट कर रहे हैं और जो एक्साइटमेंट का लेवल है हमारा पूरी कौम का, जिस तरीके से हमने एक एक दिन गिना है कि आज इवेंट में इतने दिन बाकी, अब इतने दिन बाकी, फाइनली आज वो दिन आ गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे शुरू में आपने कहा था ना बाहर आ गई, तो ये क्रिकेट की बाहर आ गई समझे। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर। और आपने पढ़ा होगा कि टिकट्स बहुत पहले फरोख्त हो चुके थे और अब भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि टिकट कहीं से हासिल करें। और जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं उन लोगों की चांदी हो गई है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप मुख्तलिफ, वहां पर यही बात चल रही होती है कि भाई इतने का टिकट, इतने का। तो इससे अंदाजा होता है कि जो इतने बरसों बाद हमारे 1996 के बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है उसके लिए लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। स्टेडियम बहुत जबरदस्त सजा दिया है और आईसीसी के पास जब से आया तो उन्होंने वॉलपेपर वगैरह लगा दिए। बिल्कुल ही एक नया लुक आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जगह जगह लोगो लगे हुए हैं। और अब मतलब अब एक माहौल बन चुका है कि एक इंटरनेशनल इवेंट वाला। जब मैं कल जैसे स्टेडियम में गया था, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, तो मैंने वहां पर देखा कि जबरदस्त एक लुक आ चुका है। और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जिस तरह हमें 2 मैचेस अभी ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड ने हराए, तो थोड़ा सा एक न्यूजीलैंड को अपर हैंड है। और चैंपियंस ट्रॉफी में 3 ही मैच हुए हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड, तीनों न्यूजीलैंड ने जीते। लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो पाकिस्तान टीम कभी कभी बिल्कुल एक गैर मुतवक्के तौर पर नए रूप में नजर आती है और उसके बारे में यही कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल है। तो होपफुली आज भी वही दिन हो जब हमारी टीम जबरदस्त रूप में नजर आए और न्यूजीलैंड को बिल्कुल आउट क्लास करे। और क्या पता कि बाबर आजम का आज दिन हो और बाबर आजम की सेंचुरी हमें देखने को मिले, या क्या पता शाहीन अफरीदी का दिन हो और वो 5 विकेट लेके हमें जितवा दे। सिर्फ बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी का दिन नहीं होना चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम का दिन होना चाहिए। हमें जीत से जो है ज्यादा मतलब है, बाबर आजम की सेंचुरियां होती रहेंगी साथ साथ। तो अब ऐसा आप बताइएगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है तो जीतने का भी चांस बढ़ जाता है। चले ये तो बेहतर होगा अगर ऐसा हो जाए तो अवैस आप बताइएगा कि इस वक्त जो आईसीसी का इवेंट 29 साल के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, तो आईसीसी भी ज्यादा दिलचस्पी लेती हुई
हुई दिखाई दे रही है, या फिर हमें ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे होम ग्राउंड पर हो रही है? नहीं, देखिए आईसीसी जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि आईसीसी खुद एक हक्का बक्का था जब ये स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे थे, जब आपने हैंडओवर करना था आईसीसी को कि यार इतने कम टाइम के अंदर हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि आप स्टेडियम्स कौन सा है, आप देखें नहीं होता है कि आप प्रॉपर स्टेडियम जो कदाफी है खास करके आपने डेमोलिश करके आपने नया बनाया। लिटरली चैलेंजिंग पोजीशन थी, आसान नहीं था। आपने जो आईसीसी को डेडलाइन लेके और आपने एक टारगेट लिया और आपने पूरा करके दिखाया। वो बहुत खुश आपकी चीजों से लग रहे थे, जो प्रिपरेशंस थी आपकी यहाँ पर, चाहे वो सिक्योरिटी की बात करें चाहे जितनी भी अरेंजमेंट्स किए, तो वो खुश आपसे लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था काफी खुश लग रहे थे वहां पर। जो अभी इवेंट भी बल्कि हुआ है तो पॉजिटिविटी थी। हाँ जरूर कल क्योंकि मैं खुद पे बैठा हुआ था तो उनको थोड़ी सी आग लगी हुई थी इस मामले पे आज भी कि जी ये फ्लाई पास क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। भाई हमारा अपना इवेंट है, हम जो दिल खरे करवाएं, आप लोगों को पता नहीं किस चीज का मसला है। आप लोगों की टीम वहां पर गई है तो किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, और मेरा कसूर तो नहीं था कि आपकी टीम इंडिया वाली दुबई क्यों गई है, वहां पर किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। लेकिन एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, हम सब लोग तैयार हैं इसके लिए। अल्लाह करे रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाओ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओपनर है और आपकी कोशिश होती है कि ओपनिंग मैच के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जो आज मैच जीतेगा ऑब्वियसली उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है ग्रुप के अंदर जाके। तो पाकिस्तान जरूर नजर, लेकिन रिक्वेस्ट है कराची क्राउड से, शिकायत नहीं है, बड़ी तादाद में आए, क्योंकि कराची से हमेशा शिकायत रहती है लोगों को। आज मौका नहीं देना कराची वालों ने शिकायत का किसी भी तरह से जनाब, क्योंकि बाबर आजम भी और हमारे दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं कराची वाले मैच देखने नहीं आते। तो आज आपने स्टेडियम भर देने हैं, जैसे सलीम खालिद साहब बता ही रहे हैं, टिकट्स तो हाथों हाथ फरोख हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी ब्लैक में कहीं ना कहीं बिक रहे हैं टिकट्स। सलीम खालिद साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की और ओवैस ने भी यही कहा कि बज़ाहिर तो न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी है चैंपियंस, और आपने भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि अब हमें भी समझ आ गई है कि उनके प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उनको हमारी समझ आ गई है, तो आज जरा बेहतर तरीके से हम जज करके अपनी परफॉर्मेंस में अपनी स्ट्रेटजी अगर लगाएं तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर भी सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैचेस तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 2023 के बाद से गालिबन सबसे ज्यादा मैच इन दोनों के हुए हैं, वनडे मैचेस। न्यूजीलैंड की टीम फ्रीक्वेंटली यहाँ आई है और वैसे भी हम लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे का पता है कि क्या खूबियां खामियां है। अभी ये है कि मैदान में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मेन चीज ये है। पता तो सबको होता है कि भाई ये इसकी ये खामी है, इसकी है, इसको ऐसे आउट करेंगे, इसको वैसे करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते फिर वो चीजें। तो होपफुली आज के दिन गलतियां नहीं दोहराई जाए, ओपनर अच्छा परफॉर्म करें, बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर जिस तरह हमने बॉलिंग देखा कि डेथ ओवर में हमारी बॉलिंग बड़ी खराब हो जाती है और बड़े मजे से हरीफ बैट्समैन जो है उनको पिटाई लगाते हैं, तो ये एक मसला हल हो। मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो हल हो। काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि जो तनकीद हुई है बाबर से ओपन कराने पे, बहुत सारे जो हमारे साबिक प्लेयर्स उन्होंने भी की और वो क्रिकेट भी कर रहे थे, तो उसके बावजूद फिर ये जो फैसला है रिजवान का, जो अभी उन्होंने कहा भी कि ऐसा कोई बात नहीं हुई कि बाबर से ओपन ना कराया जाए, तो ये डिसीजन सही होगा? तो फिर किससे ओपनिंग कराएंगे? यहाँ तो एक ही तो स्पेशलिस्ट ओपन लिया है, फखर जमान को, तो बाबर से ही कराना है, या फिर सऊद को, तो सऊद के मुकाबले में तो बाबर ही कर रहे हैं। लेकिन अब इन चीजों का वक्त गुजर गया, अब एक्शन का टाइम है, अब मैच हो रहा है। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैच यही है। जो टीम हारेगी 50% समझे वो बाहर होगी, क्योंकि अगला मैच उसका इंडिया के साथ होगा और वो स्ट्रॉन्ग मैच होगा। बांग्लादेश तो बेचारे किसी से भी हार जाते हैं और अभी उनकी आजकल फॉर्म भी बड़ी खराब चल रही है। तो आज का मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि 50% सेमीफाइनल में कदम रख देगी जो टीम आज का मैच जीतेगी। और ये तो आज की मैच, सलीम साहब, आज की मैच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी है और वो है आज का टॉस, क्योंकि जो हमने ट्रायंगुलर सीरीज में देखा है वो ये कि जो चेस करने जाती है टीम वो जीत जाती है। तो आपको लगता है अवैस टॉस करके हमें फील्डिंग का फैसला करना चाहिए, या फिर पिचेस जो है अब बैटिंग के लिए ज्यादा मौजूद है और हमें तेज स्कोर करने के लिए पहले बैटिंग करनी चाहिए? देखिए टॉस मेरे लिए बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की अगर आप बात करें, क्योंकि विकेट्स जो आईसीसी ने बनाई है, जितने भी तक मैचेस हुए हैं, तो आपको नजर आए कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। यहाँ पर 300 की बात करूं, 350 जाके 350, 350 आपका डिफेंडेबल टोटल है यहाँ पर। शायद 300 भी करे अगर आप बॉलिंग बहुत एक्सेप्शनल करवाते हैं, लेकिन जो ड्यू फैक्टर है वो रोल प्ले करेगा। दूसरी इनिंग्स में आपको पता है बॉल जो सा वो ग्रिप नहीं होता, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। और पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देख लूं,
तो हम लोग बहुत अच्छे चेजर नहीं जाने जाते। बहुत वंस इन मैं कहता हूँ ब्लू मून की आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर देती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चेजर अच्छे नहीं जाने जाते। और अगर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर की भी बात करें तो मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, देखें आपको ओपन तो बाबर ने ही करना है। पिछले मैच के अंदर बाबर आजम थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आपको नजर आया, 30-32 उन्होंने किया, लेकिन जब बॉल मिडल हो रहा था लग रहा था कि यार थोड़ा सा रिलैक्स सा पोजीशन में आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे हैं। आपकी जो मेन पोजीशन है वो है वन डाउन पोजीशन, जहां पर आप साउथ शकील के साथ जाते हो, कामरान गुलाम के साथ जाते हो, क्योंकि वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। वन डाउन पोजीशन दुनिया के अंदर एक बैकबोन की पोजीशन रखती है, और उसने ऊपर भी खेलना है, नीचे मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है। फिर मिडिल ऑर्डर की आप बात करें, वो पूरी की पूरी मैच की प्लेसमेंट आपको बना के देता है। तो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन पाकिस्तान के लिए बैटिंग ऑर्डर का भी है कि मिडिल ऑर्डर किस तरीके से लेके चलता है। रिजवान है, आगा सलमान है, फिर यहाँ पर अब बात हो रही है कि क्या तैयब ताहिर को टीम के अंदर डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा। तैयब ताहिर का थोड़ा सा बात करना चाहूं, स्पिन के आगे बहुत से लोग शायद उसको रेट ना करते हो। अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी देखें तो बहुत क्विक आपको रनर नजर आता है। स्पिन के खिलाफ बहुत तगड़ा है वो, डोमेस्टिक के अंदर लिटरली लड़के डरते हैं उसको गेंद करवाते हुए, क्योंकि स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा है, और खास करके अपनी होम कंडीशंस में वो बड़े ट्रम्प कार्ड प्ले कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान है, फखर जमान हो जाए चाहे बाबर हो जाए, आज उनसे तवक्को है कि यार अच्छी इनिंग्स का आगाज करें। पाकिस्तान ने एक अच्छा रिकॉर्ड भी बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो से के बाद पता नहीं 3 या 4 साल के बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर 90 स्कोर किया, वरना आपको पता है हमारी जल्दी कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है इनिंग्स। तो अल्लाह करे कि आपका जो पावर प्ले है वो अच्छा निकले, आप एक प्लेसमेंट बनाए मिडिल ऑर्डर के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो ज़हन में कम से कम आपको 325 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जाते हैं, न्यूजीलैंड डेंजरस साइड है, वनडे की लिटरली बहुत तगड़ी साइड है, ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और सलीम खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि टॉस जीतकर क्या फैसला पाकिस्तानी टीम को करना चाहिए, और आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी आज अपनाई जाएगी? कौन सा जो पेयर है वो खिलाया जाएगा? कोई ट्रम्प कार्ड लगता है कि है पाकिस्तानी टीम में भी आज जो चलेगा और फिर हम जीत जाएंगे? ऑन पेपर तो देखें बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है, फखर है, बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, इवन सलमान अली आगा। हाँ, मैं ऑन पेपर कह रहा हूँ आपको। अब ऑन ग्राउंड कौन चल पाता है ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन उन सब में सलाहियत है कि अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी ओवैस कह रहे थे कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, अभी ट्रायंगुलर सीरीज में हमें आइडिया हुआ, चाहे वो लाहौर हो चाहे कराची, यहाँ की जो पिचेस हैं वो ऐसी हैं कि 300 रन जो है बिल्कुल नॉर्मल स्कोर इसमें है। तो अब पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो 300 प्लस पे जाना पड़ेगा। पुरानी वाली रिवायती क्रिकेट भूल जाएंगे, 260 270 करके जीत लें, 300 तो मिनिमम आपको करने पड़ेंगे। और अगर चेस करने का टाइम आया तो फिर टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से आके सलमान और रिजवान सेंचुरियां करके एक रिकॉर्ड अदक अबूर करा दे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। वो भी अवैस भी यही बात कर रहे हैं कि वंस इन अ ब्लू मून ही होता है जो चेज कर जाए, कोई जोड़ी चल जाए, जिस तरह से रिजवान की जोड़ी चली थी। तो अवैस आप बताइएगा कि 2017 में जो कुछ था आज बहुत कुछ तब्दील है उससे। बाबर आजम का ये स्टेटमेंट है अभी, आपको क्या लगता है 2017 में हमारे पास क्या था जो अब हमारे पास नहीं है, या उस वक्त जो नहीं था अब हमारे पास है? यार देखिए 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था, आपको याद हो जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तो आपका स्क्वाड थोड़ा सा मैं कहता हूं कि बड़ी परफॉर्मेंस आपकी कोई ऐसा एक्सेप्शनल नहीं थी। आपने बीच में जाके जो इंसान एक रिदम पकड़ा था, और पाकिस्तान टीम का हमेशा जाना जाता है कि जब वो रिदम पकड़ती है, स्टार्ट शायद हमारा इतना अच्छा ना होता, बड़े टूर्नामेंट्स में आप देख लें पाकिस्तान का, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुदा का करना हो, बारिश हो जाए, जो भी मामला हो, जब आप रिदम पकड़ते हो तो इससे डेंजरस साइड नहीं है पाकिस्तान से, ये पूरी दुनिया कहती है। फर्क ये था कि अगर उस टीम की बात करूं, एक तो था वो इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर जो कि टेलर मेड थी फास्ट बॉलर्स के लिए। वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए आपको पता है सीम भी बॉल होता है, स्विंग भी होता है। मोहम्मद आमिर अपने पीक पे थे, जुनैद खान की आप बात करें, वो बड़ा तगड़ा आपके पास एक बॉलर मौजूद था पाकिस्तान की। फिर मैं सरफराज अहमद की कप्तानी को हमेशा रेट करता हुआ है, उनको अगर टीम से ड्रॉप भी किया था तो आपको पता है उनकी बैटिंग इनकंसिस्टेंसी की वजह से ड्रॉप किया गया था, क्योंकि ऐसा कैप्टन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वरना कप्तानी उनकी जो थी वो बड़ी एक्सेप्शनल थी। उस पूरे टूर्नामेंट की बात करें, फखर जमान एक ट्रम्प कार्ड था, आपको याद हो, नो बॉल अगर ना होती अगर तो अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब होता। लेकिन जिस तरीके से फिर फखर ने अपना फेंटा लगाया था, इसलिए कल भी अगर आप किसी इंडियन, अगर वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, तो उनका जो वीलॉग अभी चल रहा है उसके अंदर भी आप देखें तो वो यही बात कर रहे हैं कि
फखर जमान एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के लिए, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि चाहे वो इंडिया के खिलाफ दुबई स्पोर्ट्स सिटी में आपको पता है फखर जमान का एक वन ऑफ द फेवरेट वेन्यू है। बेशक वो T20 के अंदर आपने इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो वेन्यू बड़ा मजे का है फखर जमान के लिए। फखर जमान का जो वर्सेस स्पिन बॉलिंग जो एक काउंटर अटैक है वो बड़ा तगड़ा होता है फखर का। तो इसलिए सबकी नजरें कि फखर किस तरीके से आपको जो उनसे स्टार्ट देते हैं। वो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी 17 की बात करें तो आपको पता है सिर्फ 2 ही प्लेयर्स इस टीम के अंदर आपको नजर आते हैं, फखर जमान और बाबर आजम। उसके अलावा तो सारे के सारे प्लेयर्स या तो ड्रॉप आउट हैं या ज्यादा रिटायर हो चुके हैं। इमाद वसीम सब की बात मैं करूं तो इस टीम के अंदर भी स्पार्क है। सिर्फ मसला मेरा क्या था, सिर्फ शिकायत ये थी कि यार एटलीस्ट आप, चाहे वो खुशदिल था, चले खुशदिल को तो आपने बहुत चांसेस दिए, फहीम की बात कर लूं या बात करूं मैं उस्मान खान की बात करूं, तो यार एटलीस्ट आप उनको ट्राई नेशन सीरीज में गो देते। आपको समझ में आ जाती कि यार ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करा तो हम इसको इस कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। बाबर आजम बहुत तगड़ा बैट्समैन है, सब बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन बाबर आजम की जो एवरेज है 60 या 61 की, जो विराट कोहली के साथ है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस है, वो वन डाउन पोजीशन पे है, ओपनिंग डिपार्टमेंट पे नहीं है। T20 की ओपनिंग करना अलग है, वनडे ओपनिंग करना अलग है। इसलिए था कि यार एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन आ जाती कि उस्मान खान को अगर आप ट्राई नेशन में ट्राई करते कि यार अगर बाबर नहीं काम कर रहा, अगर जोड़ी नहीं काम करती तो उस्मान खान डाल देते। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान में शायद फ्लॉ नजर आया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी है। अच्छा क्विकली जरा जाते जाते वैस प्रिडिक्ट तो करें क्या आज के मैच में कौन जीत रहा है आपके ख्याल में, कौन हार रहा है, जरा हम चाहेंगे आप अभी बता दें। देखिए जीत तो मुझे चाहूंगा मेरा मुल्क ही जीते, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। फिर पाकिस्तान मैंने कहा ना कि जब वो जख्मी शेर होता है, पिछले मैच में जिस तरीके से फेंटा लगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ हम ये नोट कर रहे हैं, अब ये नोट करेंगे हम कि क्या क्या डेली प्रिडिक्ट हो रहा है और उसके बाद क्या क्या हो रहा है। जी सलीम खालिद साहब, मतलब ये कि जाहिर है अपनी टीम को ही सब बोलेंगे ना, फिर आप नोट करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे देखें आपने ऐसा कहा था ऐसा नहीं, अपनी टीम देखें। हम नोट और सपोर्ट दोनों करेंगे। पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट और इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी, अच्छा आगाज देगी और फिर इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में भी पहुंचेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे।